इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लेने के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ आज हम बात करेंगे लिमिट एज अ सम की, मतलब जैसे डिफरेंशिएशन के अपने अलग अलग मीनिंग्स हैं। आप रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, आप टेंजेंट की स्लोप कहते हैं, आप उससे मैक्सिमा मिनिमा मोनोटोनिसिटी और काफ़ी कुछ पता करते थे। इसी तरीके से इंटीग्रेशन को जब हम समझना शुरू करेंगे तो इसके भी अपने कई सारे मीनिंग्स निकलेंगे। जहाँ एक तरफ आप कहते हो एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो कहीं आपकी एरिया अंडर द कर्व निकालने में हेल्प करेगा, कहीं आपको इस तरीके से हेल्प करेगा कि आप समेशन परफॉर्म कर पाएंगे। बात करेंगे सारी एक एक करके, आप खुद देखेंगे कि चीज़ें ऐसी क्यों और कैसे हो रही है। बाय द वे, ये तैयारी आपको मैग्नेट ब्रेन्स करवा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। ये प्रिपरेशन आपकी हो रही है IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की। ज़रा गौर से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझेगा। मान लो पहली बात तो ये कि f एक कंटिन्यूस फंक्शन है और वो एक क्लोज्ड इंटरवल a से b में डिफाइंड है। आई होप ये स्टेटमेंट आप समझते हो। सो a से b में, क्लोज्ड इंटरवल में a से b में एक कंटिन्यूस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। हम ये मान लेते हैं ऑल द वैल्यूज टेकन बाय द फंक्शन आर नॉन नेगेटिव। थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये फंक्शन हमेशा एक्स एक्सिस पर या इसके ऊपर है। नॉन नेगेटिव मतलब समझ रहे हो ना, वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर। अब क्या, सो द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज अ कर्व अबव द एक्स एक्सिस। ये जाहिर सी बात है, होना है। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ द डेफिनेट इंटीग्रल्स, इसका मतलब क्या होता है और ऐसा क्यों होता है वो समझना। अगर आपसे कभी भी कोई लिखकर कहे एफ एक्स जो है, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करें और उस पर ये लिमिट लगा दें a to b, इसका क्या मतलब है समझेंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा। इस पर ये लिमिट लगा दूं a to b, तो इस पॉइंट का मतलब है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, जो कर्व था आपका f ऑफ x और x एक्सिस और x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू b। यानी कि अगर मैं एक सिंपल सा पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूं, ये मान लो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है ना। ऐसा क्यों है ये हम देखेंगे, मेरा यकीन करिए बहुत लॉजिकली आप समझ जाओगे कि मैथ्स में हवा में बातें नहीं होती कि बस ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों है हम समझेंगे, पर पहले ये समझना कि क्या है वो, मैं क्यों है पर आऊँगा, है ना। मान लो एक कर्व है एफ एक्स, अभी फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए मैं एक लिबर्टी ले रहा हूँ कि ये मान लो एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर है। तो अगर आपके पास एक लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल जो कि है x इज इक्वल टू a, और एक लाइन है दूसरी y एक्सिस के पैरेलल जो कि है x इज इक्वल टू b, तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे वो प्लीज़ सुनिएगा। यहाँ पर अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें एफ एक्स डी एक्स, और ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट का क्या मतलब है, ये भी चंद मतलब आज अभी से 10 मिनट बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। पर फिलहाल मेरी बात प्लीज़ गौर से सुनिए। इस कर्व के बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में और इन दोनों लाइंस के बीच में जो रीजन है, उस रीजन का एरिया निकालने में मेरी एक्सप्रेशन हेल्प करेगा। दो बातें, क्यों करेगा ये भी बात करेंगे और इसका क्या मतलब है ये भी बात करेंगे। बट पहले ये समझ लेना कि इसका ये मतलब होता है, क्यों और कैसे वो अभी बस हम समझने ही वाले हैं। मेरी बातें थोड़ी बहुत क्लियर हो रही हैं तो आगे बढ़ें क्या? चलो, इसके बाद अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मैं ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मान लो आपके पास एक कर्व है, आपके पास एक कर्व है एफ ऑफ एक्स। अब आपने क्या किया, उसमें कुछ स्ट्राइप्स बनाई। जैसे उसमें क्या किया आपने, उस कर्व में अलग अलग पॉइंट्स x0 x1 x2 ऐसे करते करते कुछ पॉइंट्स चुने और स्ट्राइप्स बनाई। मतलब आपने क्या किया, y एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना शुरू किया। जैसे x0 से पास होती है y एक्सिस के पैरेलल, x1 से x2 से x3 से ऐसे करते करते कुछ पॉइंट्स है। अब मेरा पॉइंट प्लीज ध्यान से सुनना। जैसे मान लो बीच में कहीं पर एक xr-1 है और एक xr है। ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल, उन्होंने कर्व को लेट्स से सी पर और डी पर इंटरसेक्ट किया, है ना। अब मैंने क्या किया वो सुनिएगा प्लीज। मैंने इसे थोड़ा एक्सटेंड करके, मतलब इस तरीके से कि सी और डी को डायगोनली ट्रीट करते हुए एक रेक्टेंगल क्रिएट करने की कोशिश की, जिसे मैंने कह दिया CMDL। आप सुन रहे हैं क्या? बड़े गौर से सुनिएगा, इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत क्रूशियल सिग्निफिकेंस है कि ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो रहा है। पहले ये बात समझ आ रही है कि जो मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल से अलग अलग काफ़ी सारी n लाइंस जो ड्रॉ की हैं, है ना, जिसमें पहली लाइन आपकी A से शुरू हुई थी, आखिरी लाइन B पर खत्म हो रही है और उनके बीच में काफ़ी सारी लाइंस है ना। इन लाइन में से मैंने दो लाइंस रैंडमली चुनी और उन लाइंस ने जहाँ C और D पर इंटरसेक्ट किया था, उससे सी डी को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक डायगोनल ट्रीट करते हुए एक रेक्टेंगल बनाया। इतना समझ आया क्या? जब ऐसा हमने किया तो सुनना ध्यान से, आपने अपने जो क्लोज्ड इंटरवल ए से बी था, आपका जो ए से बी तक का क्लोज्ड इंटरवल है, इसे कुछ अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया। जैसे क्या, ए से x1 तक, x1 से x2 तक, x3 से x4 तक, ऐसे xr-1 से xr तक और xn-1 से b तक,
है ना। ऑफ कोर्स ये पहला आपका x नॉट a रहा होगा और जो आखिरी है xn वो b रहा होगा, क्योंकि a से b आपकी कहानी चल रही है। मेरी बात समझ रहे हो क्या आप लोग? यानी कुछ इस तरीके से हुआ सर कि आपने एक बहुत सिस्टमैटिक इंटरवल बनाए, आपने बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत यूनिफॉर्म इंटरवल्स बनाए। यूनिफॉर्म इंटरवल मतलब आपने ये डिस्टेंस बराबर रखी, जितनी डिस्टेंस ये थी उतनी ही डिस्टेंस ये रही। इस तरीके से आपने एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर चीज़ें की, जैसे कि इससे 3 यूनिट आगे गए, फिर इससे 3 यूनिट और आगे गए, फिर से 3 यूनिट और आगे गए, बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। ऐसे एक फिक्स्ड डिस्टेंस आगे जाते गए तो प्रॉपर आपको पॉइंट्स मिलते चले गए, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से हमने पहली बात ज़रूरी जो कंक्लूड की वो ये, अगर आपको थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज के बेसिक्स पता है तो x1 कैसे मिला सर, x नॉट तो आपका a था, x1 मतलब a में कुछ ऐड किया, x2 मतलब x1 में कुछ ऐड किया, x3 मतलब x2 में वो फिक्स्ड वैल्यू ऐड करी। तो आप जैसे जैसे वो h ऐड करते जाओगे तो पहले a है, फिर a प्लस h हुआ, फिर a प्लस h में h ऐड किया तो a प्लस 2h, a प्लस 2h में h ऐड किया तो a प्लस 3h, ऐसे करते करते आप गए तो फाइनली एक कहीं ना कहीं xr मिला। आप समझो बात को, x1 था तो a प्लस h था, x2 था तो a प्लस 2h था, x3 होगा तो x प्लस, आप समझ पा रहे हो, x3 होगा तो a प्लस 3h होगा। तो XR अगर बीच में कहीं ना कोई आएगा तो जनरलाइज करके क्या कह सकता हूँ कि वो होगा A प्लस RH। और इस तरीके से आखिर में जो फाइनल XN था, जिसे आप कहने को B भी कह सकते थे, वो क्या निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है A प्लस NH, क्योंकि वो XN है। मैं अगर यहाँ से n की वैल्यू निकालना चाहूँ तो n क्या होगा सर, n होगा आपका B माइनस A अपॉन H। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मतलब ये कितने सेक्शंस बन रहे हैं, ऐसे 1 2 3 ऐसे कितने सारे सेक्शंस बनेंगे, ये निकालने का तरीका क्या होगा, बड़ा आसान सा तरीका है। टोटल n सेक्शंस अगर बने हैं तो जो n की वैल्यू है वो क्या आई है सर, वो है b माइनस a अपॉन h। मतलब आपने क्या किया, आपने दोनों एक्सट्रीम्स के डिफरेंस को उस h डिस्टेंस से अगर डिवाइड किया तो आपको नंबर ऑफ सेक्शंस मिल गए कि कितने टोटल बने हैं। क्या पहले तो ये पॉइंट समझ आया? इससे हो क्या रहा है सर, थोड़ा ये बताओ। जब आप ये कर पा रहे हो तो मेरी बात प्लीज गौर से सुनना, यहीं पर पूरा क्रक्स छुपा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। जब n आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करे, या मैं उल्टा इसको और इस तरीके से कहता हूं, मान लो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर, इस डिस्टेंस को मैं कम करता हूँ, मैं इस डिस्टेंस को कम करता हूँ, मैं इस डिस्टेंस को कम करते चला जाता हूँ और बहुत नेग्लिजिबल डिस्टेंस बनाता हूँ। आप खुद सोचो, अभी ये बी यहाँ है, मान लो यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, और पास लाते जाऊँ लाते जाऊँ लाते जाऊँ। आपको समझ आ रहा है क्या? मतलब इतना पास ले आऊँ, इतना पास ले आऊँ कि भाई वो जो डिस्टेंस है, इनके बीच डिस्टेंस कितनी है, h डिस्टेंस। आई होप आप समझ रहे हो, h h h ऐसी h डिस्टेंस है। तो अगर मैं उस h डिस्टेंस को छोटे से छोटा करता चला जाऊं, मैं उस h डिस्टेंस को छोटे से छोटा करता चला जाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा सर, मुझे एक बात का इल्म होगा, एक बात की जानकारी होगी, एक बात समझ आएगी कि सर आप खुद सोचो, अगर h बहुत छोटा होगा तो नंबर ऑफ स्ट्राइप्स बहुत बड़ी हो जाएंगी ना। आप सोचो ना, आप जितना गैप कम करोगे उतनी लाइंस बढ़ेगी, क्योंकि h और n आपके कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर h 0 की तरफ होगा मतलब आपने बहुत कम डिफरेंस कर दिया, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बिल्कुल ही पास पास, तो ऑफ कोर्स जो नंबर ऑफ स्ट्राइप्स होंगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। और ये मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकती हो ना, आप खुद देखो कि सर अगर ये जो डिनोमिनेटर में h है, अगर ये 0 को अप्रोच करेगा तो नंबर ऑफ स्ट्राइप्स ऑफ कोर्स, क्योंकि b और a तो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स्ड वैल्यूज हैं, तो फिर ऑफ कोर्स आपका ये जो n है ये क्या अप्रोच करेगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? ऐसा करने से फायदा क्या हो रहा है, बस वो समझाना चाह रहा हूँ। जब h आपका काफ़ी क्लोज है, जब h आपका काफ़ी क्लोज है, थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ कहीं आ गया, वो भी दूर बनाया मैंने ताकि आपको दिख जाए। तो आप खुद सोचो, ये जो CD डायगोनल बन रहा था वो ले देकर वो एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन तो ऑफ कोर्स है, वो ले देकर डायगोनल के बजाय रेक्टेंगल की साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जब वो इतना पास आ जाएगा, मतलब काफ़ी पास आ जाएगा। अगर आप मेरी बात इमेजिन कर पा रहे हो, बहुत पास, मतलब तो अभी डिफरेंस एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस आपके सामने रखा है, ये कम होता चला जा रहा है, तो इतना कम हो जाए कि ये बहुत पास आ जाए। जैसे कि यहाँ आया तो अभी भी कुछ है, या और जितना जितना कम होगा ग्रेजुअली ये जो लाइन है, ये लाइन डायगोनल ना होते हुए, ये जो CD बन रहा है, ये लाइन पास आते जाएगी, तो ये CD आपका डायगोनल ना होते हुए CL की तरह ट्रीट होने लगेगा। इफ़ यू आर एबल टू इमेजिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप h कम कर रहे हो, यानी डिस्टेंस कम कर रहे हो, तो इसको पास ला रहे हो, तो इसको पास लाते आते आप यहाँ तक ले आओगे, और उस केस में ये आपकी क्या बन जाएगी, ये साइड ही बन जाएगी, ये डायगोनल ना होते हुए साइड ही बन जाएगी। क्या आप मेरी पॉइंट समझ पा रहे हो? ये पॉइंट अगर क्लियर हो रहा है तो यही क्रक्स है आपके इस पॉइंट को समझने का। अब सुनना, द रीजन PRSOP, कौन सा रीजन भाई? आपका PRSOP। तो यहीं से शुरू करते हैं, P,
ध्यान से सुनिएगा, आर एस है ना, और ऑफ कोर्स आपका क्या ओपी कह लें या क्यूपी कह लें उसे, वो मेरे ख्याल से क्यू लिखा होना चाहिए था, तो पी आर एस क्यू पी, ये जो रीजन है आपका, इस रीजन की वो बात कर रहा है। मतलब आप जब इस रीजन का एरिया निकालना चाह रहे हो, ध्यान से सुनना प्लीज, यही बात वो प्रूव कर देगी कि वो कैसे आ रहा है। तो जब आप इस रीजन का एरिया निकालना चाह रहे हो, तो क्या मैं नहीं कह सकता कि सर ये जो इतने सारे अलग अलग रेक्टेंगल्स हैं, सर आप इसे ट्रेपेजियम क्यों नहीं कह रहे हो, आप इसे रेक्टेंगल क्यों कह रहे हो? मेरी बात बस समझने की कोशिश करो, इसे एक बहुत माइन्यूट लेवल पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये रहा होगा, अब आपने शुरू में जो स्ट्राइप बनाई वो ऐसी बनाई है ना, इस वजह से एक रेक्टेंगल बना। फिर मैंने क्या किया, मैंने स्ट्राइप को और छोटा किया, मतलब मैंने नंबर ऑफ स्ट्राइप्स बढ़ाई, तो डिस्टेंस और कम हुई, और डिस्टेंस कम करी, और पास लाया, और जितना पास लाता जा रहा हूँ कि आपको रियलाइज हो रहा है कि जो एक ट्रेपेजियम की साइड बन रही थी, देखो इस तरफ तो वो लाइन सिंपल सी ऐसी थी, लेकिन यहाँ पे वो लाइन कुछ ऐसी बन रही थी, लेकिन वो बनते बनते ग्रेजुअली जैसे जैसे वो पास आता जाएगा वो एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो ये जो सारे रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, छोटे छोटे काफी सारे, इन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया का अगर मैं सम कर दूं, आई रिपीट, ये जो सारे ऐसे रेक्टेंगल बनेंगे, जितने भी ये सारे बनेंगे, इन सारे रेक्टेंगल्स के अगर मैं एरिया का सम कर दूं, मतलब मैं क्या करूं, इन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर दूं, तो शैलाई से मुझे वो एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, x एक्सिस और इस कर्व के बीच में जो रीजन बाउंडेड है, मुझे उसका एरिया मिल जाएगा। आई रिपीट, ट्रेपेजियम था वो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो a, b, c, d एक ट्रेपेजियम है, लेकिन जब हमने इस डिफरेंस को कम किया, अभी तो आपको दिखाने के लिए काफी दूर है, जब मैंने इस डिफरेंस को कम किया तो वो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम ना होते हुए रेक्टेंगल में जाएगा, क्योंकि वो एच हमने काफी कम किया। बात समझ आ रही है क्या? जब एच आपने काफी कम किया तो ये काफी सारे रेक्टेंगल्स बन गए, और इन सारे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स का अगर मैं सम कर दूं तो मुझे एरिया अंडर द कर्व मिलेगा। पहले तो बस ये बात समझ आई क्या? और अगर ये बात समझ आ गई है तो सुनना ध्यान से, जो रीजन है वही पी आर एस क्यू पी, उसको आपने कुछ n सब रीजन्स में डिवाइड किया है, और वो सारे सब रीजन्स क्या हैं? कुछ सब इंटरवल्स, जैसे ऑफ कोर्स एक आपका x0 से x1 तक, फिर x1 से x2 तक, फिर xr-1 से xr तक, और आखिर में xn-1 से xn तक, ऐसे कुछ सब रीजन्स हैं। और ये सारे रीजन्स मेरी परिभाषा में तो रेक्टेंगल्स हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो हमें क्या दिख रहा है भाई कि जो आपका रेक्टेंगल है वो आपके एरिया ऑफ द रीजन उससे और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी डी एम से छोटा होगा। अब इसने यहाँ पर सैंडविच रूल यूज करने की कोशिश की है। सैंडविच रूल क्या कह रहा है वो सुनना। दो बातें, सैंडविच रूल ये कह रहा है, वो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, जो बात मैं कह रहा हूँ उसको मैथमेटिकली भी जस्टिफाई किया जा सकता है। देखो तीन चीजें, एक रेक्टेंगल कौन है आपका सी एल ए बी, आप सुन रहे हो क्या? एक रीजन कौन सा है? सी डी ए बी, आई होप आप सुन रहे हो, और एक रीजन है एम डी ए बी। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो ये बहुत एविडेंट है, ये काफी एपेरेंट है और ये स्पष्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? कि आपके जो सी एल ए बी, आई होप आप देख पा रहे हो, ए बी एल सी का जो एरिया है ये छोटा होगा किससे? ए बी डी सी के एरिया से, और वो एरिया छोटा होगा ए बी डी एम के। अब दो बातें, ए बी एल सी एक रेक्टेंगल है, एरिया बस लेंथ इंटू विड्थ से निकाल लेंगे। ए बी एम डी एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया भी विड्थ इंटू लेंथ से निकाल लेंगे। लेकिन इनके बीच में कौन रखा हुआ है? इनके बीच में रखा हुआ है ए बी डी सी, जिसे मैं सैंडविच थ्योरम से कंक्लूड करूंगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार सी बात है। मेरी बातें कंफ्यूज तो नहीं कर रही हैं? आपको बेसिक सा मैथ समझ आ रहा है क्या? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं सबसे पहले तो कि सर जैसे जैसे आपका एच कम होता जा रहा है, मतलब वो इंटरवल को आप कम कर रहे हो, उनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल छोटा होता जा रहा है। जब उनके बीच का डिफरेंस आपका छोटा होता जा रहा है तो वो जो तीनों अलग अलग एरिया आपने बताए हैं वो एकदम सेम हो जाएंगे। क्या मेरी आप बात समझ पा रहे हो? आप खुद सोचो ना, ये तीनों एरिया सेम क्यों हो जाएंगे? क्योंकि देखो ए बी सी एल हो, आप समझो ना, ये एल और डी मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप इसे छोटा करोगे ये वहां उसकी तरफ बढ़ेगा। आई होप आप यहाँ देख पा रहे थे ये बात। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो फिर से देखिएगा, आपको खुद ये बात का इल्म होगा, एहसास होगा, और आप इस बात से भली बात ही एग्री करेंगे और स्ट्रांगली एग्री करेंगे कि हाँ ये तो सर बिल्कुल एक परफेक्ट पॉसिबिलिटी है। ये आपका एक कर्व है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है ना। अब ये अभी फिलहाल मान लो डिस्टेंस थी, इंटरवल इतना बड़ा था। अब आपने क्या किया? इंटरवल को कम किया, तो इंटरवल कम करके ये यहाँ आया, फिर और कम किया तो यहाँ लाए। तो आप खुद सोचो ना, जो रेक्टेंगल आपका बहुत वैसा था वो एक क्लोज होता जा रहा है।
आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? जो पॉइंट है ये और ये क्लोज आते जा रहे हैं, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बस यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जो पॉइंट यहाँ पर इतनी दूर थे दोनों, वो पास आते आते यहाँ पर आ गए, फिर और पास आ गए। तो जितना छोटा ये डिस्टेंस रखूंगा इंटरवल इन दोनों के बीच में, ये जो 3 एरिया बन रहे थे, एक छोटा वाला रेक्टेंगल, एक बड़ा वाला रेक्टेंगल और बीच में एरिया अंडर द कर्व, वो तीनों सेम, वो तीनों सिमिलर हो जाएंगे। क्या आप ये बात विजुलाइज कर पा रहे हो? और अगर ये बात आप विजुलाइज कर पा रहे हो तो प्लीज ध्यान से सुनना, यही क्रक्स है अब इस बात का। क्या कि सर वो जो अलग अलग इंटरवल्स हैं उन सब की विड्थ तो h है, वो जो अलग अलग इंटरवल्स हैं उनकी विड्थ तो h है, और उनकी लेंथ क्या है? लेंथ ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, लेंथ लिखी हुई है। जैसे सोचो, पहला इंटरवल ये जो है ये क्या है सर? ये आपका fx0 है, फिर ये वाली लेंथ कितनी है? fx1, फिर ये लेंथ कितनी है? fx2। तो लेंथ भी तो पता है, जो सारे आपके रेक्टेंगल बन रहे हैं उनकी विड्थ जो है वो h है, और उनकी लेंथ भी तो आपको पता है f ऑफ x r माइनस 1। तो इस तरीके से आपको सारे अलग अलग क्या मिल गए भाई? रेक्टेंगल्स की लेंथ और विड्थ। तो इन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया आप क्या कहोगे? लेंथ इंटू विड्थ। तो सबकी विड्थ h फिक्स है, तो सबकी लेंथ्स का इंटू विड्थ किया, तो जब सब में ही विड्थ सेम h से मल्टीप्लाई होना है तो सबकी लेंथ का सम कर देंगे। ये बात समझ आ रही? पूरे रीजन का एरिया क्या होगा? इन सारे इंडिविजुअल रेक्टेंगल्स का एरिया का सम। बात समझ आई क्या? तो जो एरिया है वो क्या आ रहा है सर? f ऑफ x0 प्लस f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 टिल f ऑफ xn माइनस 1, f ऑफ xn तक नहीं जाना है, और उसमें ऑफकोर्स हमारे पास विड्थ से मल्टीप्लाई करा तो वो क्या है भाई? h। इसी बात को मैं अगर अपने समेशन की लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो जो लिखा हुआ है f ऑफ x0, f ऑफ x1, इन सब के सम को क्या मैं मैथमेटिकली समेशन ऑफ f ऑफ xr लिख सकता हूँ, जहाँ पे r जो है वो 0 से n तक जा रहे हैं और आप इसे ऑफकोर्स किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? h से। कोई दिक्कत? अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ तो एस एन को जो मैंने लिखा वो इस तरीके से लिखा, और ये जो एक्सप्रेशन है आपका, क्या यहाँ पर h है आपका, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे लिमिट लगेगी। लिमिट क्या लगेगी सर? कि जो h है आपका वो किससे अप्रोच कर रहा हो? जो h है सर आपका वो 0 को अप्रोच कर रहा हो, क्योंकि वो डिफरेंस कम से कम हो। याद आ रहा है ये पॉइंट? तो इस तरीके से हम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर आते हैं, और इस सारी लड़ाई को लड़ते हुए जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर मैं आता हूँ वो ये कि जो आपका रीजन है, जो आपका रीजन है, जो वो पूरा एरिया अंडर द कर्व था, मतलब ये जो पूरा रीजन था, इसके नीचे का जो एरिया था ये है ना, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, ये लाइन, और ये आपका कर्व। तो ये जो पूरा रीजन है इसका जो एरिया है उससे आप मैथमेटिकली क्या प्रूव करते हो? इस बात का क्या मतलब है? बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इस बात पर मैं आ जाऊंगा। पर उससे पहले मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि आपने जो रीजन का एरिया निकाला है वो क्या है सर? एफ ऑफ a प्लस आर एच। अब एफ ऑफ a प्लस आर एच क्या है? ये आपके x0, x1, x2, xr है। याद आ रहा है क्या? और h तो h है, और आपने r की वैल्यू 0 से n-1 तक इसे मल्टीप्लाई किया है, मतलब सॉरी ऐड किया है, और इस तरीके से यहाँ पर n को इन्फिनिटी अप्रोच करवाते हुए या h को 0 अप्रोच करवाते हुए लिखा है। ये कुछ नहीं है, ये वही बात है जो यहाँ लिखी गई थी आपकी f ऑफ xr। xr क्या था? याद करो, a प्लस आर एच। आपको याद आ रहा है ना? xr क्या था? a प्लस आर एच। तो कुछ नहीं लिखा है, वो वही बात लिखी। h तो h है, विड्थ, और ये आपके अलग अलग f ऑफ x1, x2, x3, xr टिल xn तक ये अलग अलग वर्जन्स हैं। तो इस तरीके से आपने चीज़ें लिखी और कुछ नहीं बदला है, कुछ नया आपने नहीं किया है। मेरी बातें समझ आ रही हैं क्या? तो बस इतना सा कंक्लूजन है कि अगर आपको कभी भी एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो उसे आप इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं, लिमिट एज अ सम के एक्सप्रेशन से। मेरी बातें थोड़ी बहुत समझ आई क्या? और फिर दूसरी बात, हम अभी इस कंक्लूजन पर भी आएंगे कि इसका मतलब ये कैसे होता है और ये होता क्या है, कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन और उसमें लिमिट लगी होना a से b तक। इस बात पर मैं आ रहा हूँ, पर पहले ये बात समझ आ रही, दिस इज नथिंग बट अ सिंपल फॉर्मूला। आपने जब विड्थ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया है, और सारी विड्थ सारी लेंथ जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, जो छोटे छोटे सारे रेक्टेंगल्स आ रहे हैं, उन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया का सम करके आपने लिख दिया है। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। और ये कंस्ट्रेंट तो फिक्स्ड है, या तो h 0 को अप्रोच करे या फिर n इन्फिनिटी को, एक ही बात है। तो ये लगाना होगा, तब ही जाकर वो ये कंडीशन फुलफिल होगी कि आपके इस रीजन का एरिया उन छोटे छोटे रेक्टेंगल्स के एरिया से ऐड करके एक्सेस या अचीव या अटेन किया जा सकता है। मेरी बात समझ आई या नहीं? अगर थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली है, आगे बढ़ते हैं। और मैं यहाँ पर यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मुझसे कोई कहे इस एक्सप्रेशन का मतलब आप समझ पा रहे हो, कि अगर आपके पास साइन एक्स एक कर्व है, साइन एक्स एक कर्व है, और साइन एक्स कुछ ऐसा कर्व है कि उस कर्व में 2 पॉइंट्स हैं, मान लो a और b,
और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मौजूद इस कर्व का और एक्स एक्सिस के बीच में जो पॉइंट लाई कर रहा है उसका आपको एरिया निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, आपको मेरी बात समझ आएगी और अच्छे से सुनना, है ना। मैं भी नहीं जानता कि इसका मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में क्या होता है, इस पॉइंट पर मैं आ ही नहीं रहा हूँ भी। आप कहेंगे तो आप बस इतना कहेंगे कि सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकाल दो और उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दो, जिन्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन पता है। पर मैं कह रहा हूँ भी उस बात पर मत जाइए। मान लो आपने एक कर्व चुना, आपने साइन एक्स का एक कर्व चुना, है ना, और उसमें कहीं ना कहीं दो पॉइंट थे, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है क्या, बी। सुनिएगा ध्यान से। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इस कर्व के नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर और इन दोनों लाइंस एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी के बीच में जो हिस्सा है, इस रीजन का एरिया आप निकाल सकते हो क्या? तो कोशिश करते हैं निकालने की। क्या आपको रिक्वायरमेंट समझ आ रही है? तो प्रोसेस क्या थी सर? प्रोसेस ये थी कि अगर ये ए था तो इसके आगे कहीं ना कहीं x1 आ जाएगा, फिर x2 x3 ऐसे आते जाएंगे और आखिर में आते आते ये xn हो जाएगा। मतलब आप शुरू करते हो किससे? a को आप कहते हो x0 और b को आप कहते हो xn। याद आया? भूले तो नहीं हो? अब अगर मैं लिमिट ऑफ सम अपना सिंपल सा कंसेप्ट यूज़ करूं तो मुझे इसे चलाते जाना है और अपने रेक्टेंगल वाले कंसेप्ट से चीज़ें सोचते हुए बात खत्म करनी है। अगर आपको बातें याद आ रही हैं तो मैं कहाँ से शुरू करूँगा सर? मैं शुरू करूँगा अपने इसी पॉइंट के साथ। ज़रा गौर से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। आप पहले तो क्या करोगे सर? h को छोटे से छोटा रखोगे। तो h को छोटे से छोटा रखना है, यानी आप इसे क्या कह लेंगे? h अप्रोच 0। फिर आप क्या करते हो सर? उस h यानी विड्थ से फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हो। फंक्शन की क्या है सर? f ऑफ x नॉट, f ऑफ x1 ऐसे करते हैं, f ऑफ xn माइनस 1 तक चलेगा, मतलब f ऑफ xr तक। और इसका आप क्या लेते हो भाई? इसका सर आप लेते हो समेशन, जहाँ पे ऑफकोर्स हमने ये देखा था कि r जो था वो आपका कहाँ से 0 से n-1 तक चला जा रहा था। भूले तो नहीं हो ये सारी बातें? मेरा कंसर्न है आपको ये समझ आ जाए तो बात बन जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे ये कैसे लिखा हो समझ आया क्या? मैं एक बार फिर से लिखता हूँ ताकि आपको हर एक बात क्लियर हो। बड़े गौर से देखिएगा, बड़े अच्छे से देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखता हूँ। ये कुछ ऐसा है कि पहले आपने क्या इंटरवल चुना? पहले ऑफकोर्स ये x1 अभी दिखाने के लिए दूर है, जब x1 को और पास लाएंगे तो ऐसे करके रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एक और रेक्टेंगल मुझे यहाँ मिल जाएगा। ऐसे करते करते काफ़ी सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। उन सारे रेक्टेंगल्स की विड्थ यूनिफॉर्म h है और उन सारे रेक्टेंगल्स की अपनी अपनी लेंथ है। जैसे पहले रेक्टेंगल की लेंथ होगी f ऑफ x0, फिर दूसरे रेक्टेंगल की लेंथ होगी क्या? f ऑफ x1, और ऐसे करते करते आखिर में जो फाइनल रेक्टेंगल आएगा उसकी विड्थ तो h ही रहेगी, लेकिन उसकी जो लेंथ होगी वो होगी f ऑफ x माइनस f ऑफ x ऑफ कितना? n-1। बात समझ आई क्या? तो इस तरीके से आप निकालेंगे। लेकिन इस लड़ाई में सर ये मत भूलना कि आपने h को छोटे से छोटा रखने की कोशिश की है। h को छोटे से छोटा रखना मतलब आपका h जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। ये इस एक्सप्रेशन का मतलब है। किस एक्सप्रेशन का? कि साइन x को आप इंटीग्रेट कर रहे हो a से b तक। साइन एक्स को a से b तक इंटीग्रेट करने का मतलब कि साइन एक्स के कर्व का एक हिस्सा जो एक्स एक्सिस से ऊपर है, जिसमें a और b दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का, एक्स एक्सिस के बीच का और इस कर्व के नीचे का जो रीजन है बाउंडेड, उसका एरिया आप एक सिंपल इस कंसेप्ट से निकाल रहे हो। बात समझ आई क्या? मैं कह रहा हूँ सर यहाँ तो आपने लिमिट्स इंट्रोड्यूस कर दिया। मेरा कहना है मैं भी आपको बस वो कंसेप्ट ब्रेन में डाइजेस्ट करवाना चाह रहा हूँ कि लिमिट और ये एरिया अंडर द कर्व कैसे एसोसिएटेड है। फिर हम आएंगे डिफरेंट और रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन पर और हम प्रूव करेंगे कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे पिक्चर में आता है और आप कैसे चीज़ें करते हैं। बस सुनते जाइएगा। तो इसमें कुछ लिख सकता हूँ क्या सर? ये देखो, h सब में कांस्टेंट है तो h को बाहर रखा। आई रिपीट, h सब में कांस्टेंट है तो h को बाहर रखा, है ना। और ऑफकोर्स आपका जो चला आ रहा है वो क्या? कि h जो है वो 0 को अप्रोच करे। आपको ठीक लगे तो n को इन्फिनिटी को अप्रोच करवा दीजिए, कोई सी भी बात लिख दीजिए। फिर क्या? फिर सर आप लिखोगे समेशन। अब जो ये बात है कि सर f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ xn-1 तक जो आप सम कर रहे हो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? f ऑफ कितना? x ऑफ r। बस लिख कर बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों आया था समझाने के लिए। हम वापस डील उसी से करेंगे ना। और r कहाँ से शुरू हुआ? 0 से n-1 तक। ये वो पॉइंट है जो आपको इस एक्सप्रेशन का मीनिंग देता है। कौन सा एक्सप्रेशन? जो आप ले रहे हो a से b sin x dx, है ना। और ऑफ कोर्स f ऑफ x क्या है आपका? f ऑफ x आपका कर्व है, कौन सा? sin x। मेरी बातें समझ आ रही हैं थोड़ी बहुत? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? तो मैं कह रहा हूँ इससे मैं अपनी लिमिट्स वाली मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करके अपने तरीके से आंसर निकालने की जद्दोजहद में जा सकता हूँ, चीज़ें निकाल सकता हूँ क्या? तो आपके सामने मैं चीज़ें सीधी सीधी लिखने की कोशिश करता हूँ। ज़रा गौर से देखिएगा भाई, अच्छे से समझना, एक एक बात अच्छे से सुनना। सर h जो है
वो 0 को अप्रोच कर रहा है और h तो h है ही। अब आपने समेशन जब लिखा है, जब आपने समेशन लिखा है तो क्या है f ऑफ x नॉट f ऑफ x1 इस तरीके से चल रही है कहानी। तो f ऑफ x नॉट, अच्छा x नॉट मतलब क्या है वो समझना। x नॉट मतलब a है, x1 क्या है a प्लस एच, x2 क्या होगा a प्लस 2h, ऐसे करते करते कहानी चल रही है। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं यहाँ पर इस लड़ाई को लिखूँ तो पहले तो आपका क्या आ जाएगा f ऑफ x नॉट यानी साइन a, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा सर साइन ऑफ a प्लस एच, फिर ऐसे करते करते साइन ऑफ a प्लस 2h, ऐसे करते करते जो फाइनल टर्म आएगी वो होगी साइन ऑफ a प्लस n माइनस 1h। आप सुन रहे हैं क्या? इस तरीके से आपका ये पूरा एक्सप्रेशन बन रहा है। अब इस पॉइंट पर सच कहूँ तो हम बात करेंगे ट्रिगो में कि साइन जो हैं इन साइन a, साइन b, साइन c, इन सब का समेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं और इसमें जो सारे एंगल्स हैं, आई रिपीट, इसमें जो सारे एंगल्स हैं इनका एक आप स्पेशल सीक्वेंस देख रहे हो। कैसा सीक्वेंस है कि यहाँ पर a है, फिर a प्लस एच है, फिर a प्लस 2h है, फिर a प्लस 3h है और a प्लस n माइनस 1h तक है। प्लीज़ ध्यान से सुनना, जब आप कुछ ऐसा सीक्वेंस या ऐसा सीरीज पाते हो तो सच कहूँ तो हम ट्रिग्नोमेट्री में इसकी बात करेंगे, पर चूंकि अभी बात निकली है तो बस मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है और इस फॉर्मूले को आप कैसे अप्लाई करके यूज़ करते हैं। तो पहले मैं फॉर्मूले पर आता हूँ और चीज़ें आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर आपके पास लिखा है जैसे लिखा है साइन अल्फ़ा, है ना, फिर क्या लिखा है साइन अल्फ़ा प्लस लेट्स से बीटा, सुनते जाइएगा प्लीज़, है ना, फिर लिखा है लेट्स से साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, सुन रहे हो आप लोग। ऐसे करते करते कहानी आपकी चली और ये कहाँ तक गई भाई, ये आखिर में लास्ट स्टेप तक गई, साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 टाइम्स बीटा तक। आप गौर से देखिएगा प्लीज़, अगर आपको थोड़ा बहुत सीक्वेंस इन सीरीज़ का नॉलेज है तो आप कहोगे सब साइन तो चलते जा रहे हैं, पर साइन जिन एंगल्स का आप लेकर ऐड कर रहे हो वो एंगल्स आपस में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर आप देखोगे तो सारे एंगल्स एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब पहला एंगल अल्फ़ा, दूसरा एंगल अल्फ़ा में कुछ ऐड किया, तीसरा एंगल इस अल्फ़ा प्लस बीटा में कुछ ऐड किया, वो कुछ एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड कर रहे हो। अब बीटा देखो, अल्फ़ा फिर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा में बीटा ऐड किया तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, अगली टर्म क्या होगी अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, ऐसे करते करते बीटा ऐड करते करते आपको टर्म्स मिली। तो ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला ये कहता है कि आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अपनी इस लैंग्वेज में सीधे सीधे इस तरीके से लिखते हैं कि आपके पास सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, आप लिखोगे साइन ऑफ, बड़े गौर से देखिएगा प्लीज़, साइन ऑफ ए प्लस, रियली सॉरी यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है अल्फ़ा प्लस, और अदर आप लिख लो यहाँ पर 2a क्यों, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है जिस पर चीज़ें बनती हैं, है ना। तो 2a वहाँ जब लिखते थे आप समेशन में लिखा करते थे, उस 2a की बजाय यहाँ पर तो आपका सीधा सीधे ये हाफ ही आएगा, तो हाफ ऑफ कितना n माइनस 1 इंटू डी, पर यहाँ पर d मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है बीटा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बीटा, सुन रहे हैं आप लोग। अब आप दो चीज़ें और करेंगे, दो चीज़ें ये करेंगी कि आप यहाँ एक और एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन को एक एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे। ये एक्सप्रेशन काफ़ी हद तक सिंपल सा मिलता जुलता सा एक्सप्रेशन है जिसमें आप सीधे सीधे चीज़ें कुछ ऐसी पाते हैं, क्या, साइन ऑफ हाफ ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, हाफ ऑफ जितनी भी टर्म्स हैं उसका इनटू कॉमन डिफरेंस टाइम्स, है ना। जैसे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, तो n बीटा टाइम्स, और यहाँ पर सिर्फ साइन ऑफ हाफ ऑफ बीटा। जो मैंने लिखा है इस पार्ट को प्लीज़ गौर से देखिए और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आपको बहुत स्पष्ट तौर पर क्लैरिटी मिलेगी कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्या है। बड़े ध्यान से देखना, ये जो एक्सप्रेशन बन के आया है ये क्या है वो सुनना। पहले तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो, आपके पास जो ये एंगल्स थे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थे, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ये कहता है कि आप इस पूरे समेशन को कन्वर्ट करके लिख सकते हो क्या, साइन ऑफ अल्फा प्लस हाफ ऑफ n माइनस 1 टाइम्स बीटा इंटू साइन ऑफ हाफ ऑफ n टाइम्स बीटा। n मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो जहाँ n माइनस 1 लिखा है वो nth टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनटू द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कौन सा है, यहाँ पर बीटा है, अपॉन में ऑफ कोर्स क्या, साइन ऑफ हाफ ऑफ कॉमन डिफरेंस। अगर ये बात समझ आई तो क्या सेम यहाँ पर भी ऐसा फॉर्मूला लग सकता है। सर ऐसे कैसे, देखो ना आप यहाँ पे, ए आपका अल्फा है यानी फर्स्ट टर्म,
और आपका बीटा कौन है, h, क्योंकि कॉमन डिफरेंस h ऐड होता चला जा रहा है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n। तो यहाँ से अगर मैं सीधे सीधे अपना फॉर्मूला लिखूँ, अब देखो ये जो h है इसे कुछ छेड़ नहीं सकते, तो h जब 0 को अप्रोच कर रहा है वो है, और ये h तो ऑलरेडी है। लेकिन इस पूरे पार्ट को मैं अपनी सहूलियत से क्या लिखूंगा सर, आप लिखोगे साइन ऑफ, है ना, अल्फा यानी फर्स्ट टर्म यानी a प्लस हाफ ऑफ कितना n-1। अब आपकी नंबर ऑफ टर्म्स जो भी हैं उसमें से एक सब्ट्रैक्ट किया, तो नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो क्या सब्ट्रैक्ट किया n-1 इनटू कितना कॉमन डिफरेंस, वो क्या है h। तो पहले तो ये आपका क्लोज हुआ, सुन रहे हो आप लोग। फिर आपने क्या किया, फिर आपने लिखा सर साइन ऑफ। वैसे आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना है, पर मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा भी सोचा जाता था। ये एक प्रिंसिपल, एक स्टैंडर्ड एलिमेंट्री अप्रोच है जो इंटरनली हो रही होती है, परफॉर्म हो रही होती है, पर आपको हर बार इतनी मेहनत, इतनी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। आपके लिए तरीके बहुत आसान है, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाएंगे जो इंटीग्रेशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, लिमिट्स पास करेंगे और आंसर लिखेंगे 2 लाइन में। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 लाइन का क्वेश्चन है बस। लेकिन अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि लिमिट एज अ सम जो कंसेप्ट है उससे चीज़ें कैसे होती हैं, है ना। ऑफ कोर्स आप यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ऑफ हाफ ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ हाफ ऑफ कॉमन डिफरेंस। ये आपके इस एक्सप्रेशन का मतलब है। अब जब जब हमने लिमिट में साइन को पाया है, आई रिपीट, जब जब हमने लिमिट के क्वेश्चन में साइन को पाया है, तो मेरा तो सर दिमाग इतना सा चलता है कि आप चीज़ें क्यों बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में नहीं सोचते हो कि सर पहले तो ये h जो लिखा है ना, देखो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये साइन h/2 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर साइन h/2 लिखा हुआ है तो ये जो न्यूमरेटर में h लिखा हुआ है, क्या इसको मैं यहाँ डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ? लिख लो, आपकी मर्जी। अच्छा, मैंने जब लिखना चाहा तो मैंने ऐसा नहीं लिखा, मैंने इसे लिखा लेट्स से h/2। तो सर आपने एक गलती कर दी, अपनी मर्जी से आप डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 2 ले आए हो, तो अपनी मर्जी से यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब टेक्निकली यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना। अगर कन्फ्यूजन हो रही है कि सर ये सब आपने क्या कर दिया, तो मैं पूरा एक अलग तरीके से बताता हूँ, सुनना। यहाँ h लिखा हुआ था, है ना, मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ h/2। लिख सकता हूँ क्या सर? ये तब लिख सकते हो जब यहाँ पर आपके पास एक 2 भी हो, तो वो 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये जो h/2 है मैंने उठा के यहाँ से कहाँ रख दिया, यहाँ से मैंने उठाया पूरा h/2 और इस h/2 को यहाँ पर पुश कर दिया इसके डिनोमिनेटर में। आपको बात समझ आ रही है ऐसा क्यों कर रहा हूँ? याद आई एक प्रॉपर्टी, h 0 को अप्रोच कर रहा है, तो साइन h/2 अपॉन h/2 किसे अप्रोच करेगा, कुछ याद आया? आई होप अब आपको बात समझ आई है और अच्छे से समझ आई है कि मैं कहाँ पर ले जाकर क्या करवाना चाह रहा हूँ। तो ये क्या बनता हुआ दिख रहा है, समझ आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत? चलो, तो ये तो समझ आया सर, है ना। अब क्या, अब इसे थोड़ा दोबारा लिखते हैं और रीराइट करते हैं। पर सर अगर आपका h 0 को अप्रोच कर रहा है तो कुछ और भी टर्म्स हैं जो सिंपली आपकी कैंसिल होकर काफ़ी कुछ बना रही हैं, काफ़ी कुछ दिखा रही हैं। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में देखो तो, जैसे कि आप याद करो कि आपने नहीं पढ़ रखा है कि जैसे जैसे आप ये बढ़ाते जा रहे हो, जैसे फर्स्ट टर्म क्या थी a, सेकेंड टर्म क्या थी a प्लस एच, थर्ड टर्म क्या थी a प्लस 2h, x3 क्या था x प्लस 3h, तो xn क्या होगा सर? xn था आपका a प्लस nh, याद करिए। xn मतलब क्या? मतलब b, आप सुन रहे हो क्या? तो मैं यहाँ से nh को, प्लीज़ ध्यान सुनिएगा, मैं यहाँ से nh को b माइनस a लिख सकता हूँ क्या? ये रिजल्ट याद रखिएगा कि मैं यहाँ से nh को b माइनस a बखूबी लिख सकता हूँ। तो अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सुनना और समझना, है ना। पहली बात, जहाँ पर भी h दिख रहा है या nh दिख रहा है उसे मैं b स्पेसिफिकली nh की बात कर रहा हूँ, तो nh को मैं b माइनस a से रिप्लेस करता हूँ। अच्छा, बाय द वे दिख रहा है ना, ये पूरा पार्ट 1 हो जाएगा, तो इसको लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं से शुरू करते हैं। अच्छा सर, इसका क्या करोगे? तो मेरा कहना है अभी तो दिमाग में कोई खास ख्याल नहीं आ रहा है, पर एक छोटा सा काम कर लेते हैं। लेट्स से h को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो जो दिख रहा है वो समझना। देखो, लिमिट h अप्रोचेस 0, न्यूमरेटर में 2 टाइम्स क्या लिखा हुआ है? साइन। ध्यान से देखना, a प्लस, ये क्या लिखा हुआ है? a प्लस हाफ लिखा हुआ है, हाफ को भी मल्टीप्लाई करता हूँ और h को भी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा nh/2 माइनस h/2, है ना। तो यहाँ पर क्या दिखेगा? nh/2 माइनस h/2। और ध्यान से सुनना, यहाँ पर लिखा है साइन हाफ ऑफ nh। अभी लिख देता हूँ, अगली स्टेप में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। साइन हाफ ऑफ nh यानी nh/2। और ऑफ कोर्स शायद मुझे कम से कम ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि ये पूरा हो जा रहा है 1, साइन ऑफ h/2 अपॉन h/2। जब h 0 को अप्रोच कर रहा है तो दिस विल अप्रोच टूवर्ड्स 1। कुछ ऐसा दिख रहा है सर, ठीक है, अच्छी बात है, दिखने दो। क्या करें? अब सुनना, जहाँ जहाँ nh दिख रहा है क्या वहाँ पर
मैं b माइनस ए लिख सकता हूँ। कोशिश करते हैं सर और देखते हैं। देखो तो ये दिख रहा है 2 टाइम्स साइन ऑफ, है ना, a तो है, NH को b माइनस ए से रिप्लेस किया तो हो जाएगा b/2 माइनस a/2। और क्या सर, H जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये भी 0 को अप्रोच करेगा, तो ये पार्ट आपका हट जाना है ना, यहाँ पर 2 तो लगा ही है। और क्या सर, ये लिखा हुआ है साइन, यहाँ पर NH को मैं किससे रिप्लेस करूँगा, b माइनस ए से, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा b माइनस a/2। अब एक बहुत खूबसूरत बहुत बेहतरीन सी चीज़ होगी जिससे आपका क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो जाएगा, अगर आप सोच पा रहे हो तो। कैसे सर, वो देखो, a माइनस a/2 ये कितना हो जाएगा, प्लस a/2। तो यहाँ पर ये दिखेगा 2 टाइम्स साइन कितना भाई, ये दिखेगा आपका b/2 प्लस a/2 यानी a प्लस b, या फिर मैं इसे लिख लेता हूँ लेट्स से b प्लस a/2। ज़रा गौर से देखिएगा प्लीज़, बहुत मज़ेदार सी चीज़ हो रही है यहाँ पर। और क्या, और अगर देखें तो सर यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है साइन कितना, b माइनस a/2। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या? अगर नहीं भी पढ़ा है तो बहुत चिंता वाली बात नहीं है, बहुत घबराने वाली बात नहीं है, आपको अभी दिख जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप याद करो 2 फॉर्मूले, कौन से? एक तो आप याद करो पहला फॉर्मूला cos c प्लस cos d का। cos c प्लस cos d क्या होता है सर? ये होता है cos c cos d माइनस साइन c। अभी चूंकि आपने ट्रिको नहीं पढ़ा है इसलिए मैं बात बता रहा हूँ, है ना। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है cos c माइनस डी का, वो होता है यही सेम फॉर्मूला लेकिन सिग्नेचर चेंज हो जाता है ना, प्लस में माइनस आता है तो cos c cos d और माइनस में प्लस आता है, क्या भाई, साइन c साइन d। अब मुझे जो चाहिए वो सुनना, मुझे चाहिए कि सर आप ना कुछ मत करो, यहाँ पे 2 साइन c साइन d जैसा कुछ दिख रहा है, ऑल्दो c और d नहीं पर बना लेंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आपको भी हो जाएगा। देखो भाई, अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, नेगेटिव लगाया नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अब दोनों को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है cos c माइनस डी माइनस cos c प्लस डी। प्लीज़ ध्यान से सुनना, क्वेश्चन खत्म होने को है। इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल और ये बचेगा 2 साइन c साइन डी। चलो एक और हिंट देता हूँ, सुनना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अगर आपने एक और लाइन ध्यान से सुनी तो, बस क्वेश्चन खत्म है। स्टेप बाय स्टेप सुनना, है ना। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए c प्लस डी को कह लेता हूँ a, और या रादर उल्टा ये ऐसे ही कह लेते हैं ना, और c माइनस डी को कह लेता हूँ b। c प्लस डी को मैंने कहा a और c माइनस डी को कहा b, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर cos कितना c माइनस डी यानी b माइनस cos a, क्योंकि cos c प्लस डी है। राइट हैंड साइड पर क्या होगा सर, 2 तो 2 है, साइन c। अब c को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो ना, दोनों को ऐड करो तो 2c विल बी a प्लस बी, तो c कितना होगा a प्लस b/2, तो 2 साइन a प्लस b/2। सुन रहे हो आप लोग? फिर क्या, साइन d, तो यहाँ पर लिखा मैंने क्या, साइन d। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, कोई परेशानी? आई होप आप चीज़ें देख पा रहे हो कि क्या हो रही है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है सर, साइन d। अब d चाहिए तो क्या करा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो देखो सर c से c कैंसिल, d माइनस माइनस d यानी 2d, तो 2d कितना हो जाएगा a माइनस बी। आई होप आपको दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा भाई, d हो जाएगा a माइनस b/2। तो मेरा आपसे ये कहना है, अगर आपके पास लिखा हो 2 साइन a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2, तो आप उसे लिखते हो cos b माइनस cos a। आप उसे क्या लिखते हो, cos b माइनस cos a। अब यहाँ पे a प्लस b के बजाय क्या लिखा हुआ है, a प्लस b के बजाय लिखा हुआ है, सॉरी हाँ, मतलब मेरे पास जो सवाल में निकल कर आ रहा है वो लिखा है b प्लस a और b माइनस a। बड़ा छोटा सा फ़र्क है, अगर a प्लस बी के बजाय b प्लस a और b माइनस a लिखा हुआ है तो कुछ ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। आपको अगर थोड़ी भी कन्फ्यूजन है तो एक काम करो, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लो, क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है, तो यहाँ से ये a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, a माइनस बी को आप चाहो तो लिख लेना b माइनस a। इस b प्लस a को मैंने क्या लिख लिया, a प्लस बी को क्या लिख लिया, b प्लस a। अब चूंकि वहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो यहाँ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो शेलाई से मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है cos a माइनस cos b। तो मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है जो फाइनली आपका निकल कर आया है, इसकी वैल्यू है कितनी भाई, इसकी वैल्यू है cos a माइनस cos b। तो जो आपसे पूछा गया था a से b तक, जो आपसे पूछा गया था a से b तक sin x
dx इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बिल्कुल इतनी सी निकल कर आई है cos a माइनस कॉस बी, लेकिन कैसे, क्या करके, क्या सोचकर, ज़रा वो बात समझ आई क्या, बिना किसी मुश्किल के। ये लिमिट का जो कंसेप्ट है, जो सम करने का कंसेप्ट है, जो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि एरिया अंडर द कर्व निकालने में कैसे हेल्प करता है, कैसे चीज़ें होती हैं, क्या डाइजेस्ट हो रही हैं बातें, मुश्किल तो नहीं पड़ रहा है। अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों की तरफ और थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर। अलग कंसेप्ट मतलब अगला कंसेप्ट जो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। मेरा मानना है यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। इस तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और नोट्स बनाइए। लेट्स कॉल इट डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।